अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो मुझे कह रहे थे कि सर वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आ रहा। तो अक्सर जो स्टूडेंट या लोग जो भी हैं मोबाइल यूज़ करते हैं तो उनकी जो वीडियो क्वालिटी जो है ना वो 144 या 220 पे ऑटो होती है। तो आप वीडियो क्वालिटी जो है उसको बढ़ाकर 360, 420 या 720 पे कर लें, 480, 720 पे, तो जो वीडियो का रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट आगे जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है वो है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। आपको टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा होगा कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को रिड्यूस करके उनको सॉल्व करना है। ये क्यों कोई नई डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास मेथड है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, और नेम से पता चल रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमने उनके ऑर्डर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद जो है उनका आंसर हमने निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से क्या मुराद होगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी हमने उनका ऑर्डर को रिड्यूस करके फिर उसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आइदर कोफिशिएंट इज वेरिएबल और कांस्टेंट। ये जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड हम यूज करेंगे ये सिर्फ और जो सिर्फ है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। अगर सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर आता है क्यूबिक, फोर, कुछ भी सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है इससे बड़ी सेकंड ऑर्डर से, तो उसके लिए ये जो मेथड है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की इक्वेशन होंगी डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस पी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये देखो, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहां पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो हमारे पास वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी। अभी तक जो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन किए हैं 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 तक, वहां पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनके साथ 10.3 तक था। 10.1 से लेकर 10.3 तक जो हमने क्वेश्चन किया वहां पे हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहे थे वो हमारे पास कौन से होते थे, साथ में कांस्टेंट होते थे। ठीक है, जो भी हमारे पास आते थे वो कांस्टेंट होते थे। और जो 10.4 में हमने पढ़ा था, 10.4 में हमारे पास इसके साथ x, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर होता था उसी ऑर्डर का वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता था। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा, जो डेरिवेटिव के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कोफिशिएंट होगा, वो हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अब किस तरह से फॉर एग्जांपल हो सकता है, अब यहाँ जो ये हमने कांस्टेंट पढ़ा हुआ है और साथ में हमने क्या पढ़ा हुआ है जी, हमारे पास जिस ऑर्डर का हमारे पास डेरिवेटिव होता था उसके साथ उसी ऑर्डर का वेरिएबल मल्टीप्लाई होता था। अब आपके पास इस तरह से भी आ सकती है स्टूडेंट क्वेश्चन कि आपके पास मे भी इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस यहाँ पे आ जाए x4 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास आ जाए सीकेंड एक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन जो है आप क्या करोगे, उसको डिस्कस करोगे कि आपके पास कांस्टेंट भी आ सकते हैं और जो आपके पास कोफिशिएंट आएंगे वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सीकेंड एक्स लिखा है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर जो है वो कंडीशन पड़ी हुई है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किस टाइप का हो सकता है जी। हमने पढ़ा था या तो वो साइन ए एक्स कोज ए एक्स की फॉर्म का होगा, या वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होगा, या वो पोलिनोमियल फॉर्म का होगा, या वो इनके प्रोडक्ट जो हैं ई की पावर ए एक्स साइन ए एक्स या कोज ए एक्स या ई की पावर एक्स
और पी एक्स ये पोलिनोमियल ये आ जाएगी। इस तरह के फॉर्म का जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो सकता है और उनको हमने सोल्व करना सीखा हुआ है। जब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की, तो इसमें ऐसी आपके पास क्वेश्चन आएंगी जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो इनके अलावा क्या हो सकता है, इनके अलावा आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो सीकेंट एक्स भी हो सकता है, कोसिकेंट एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है और कोट एक्स भी हो सकता है। अब जो एफ ऑफ एक्स के ऊपर है वो कंडीशन बढ़ गई है। पहले हमने 4 कंडीशन जो है वो एफ ऑफ एक्स के ऊपर पड़ी हुई थी। अब इन इक्वेशन में रिडक्शन, जहां पे हम ये मेथड यूज करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इसमें आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स जो इस साइड पे फंक्शन आ रहा होता है वो आपके पास सीकेंट एक्स भी हो सकता है, कोसिकेंट एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, कोट एक्स भी हो सकता है, और पहले जो 4 हमने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं वो भी हो सकता है कि साइन ए एक्स, कोज ए एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन वगैरह जो है वो हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, जब हम इन इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि हम इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी उसने एक कंडीशन साथ में ये लगाई हुई है कि यहाँ पे जो आपके पास कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल होंगे या कांस्टेंट। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशंस बन जाती हैं। आपके पास जो इक्वेशन आएंगी वहां पे 2 तरह की आएंगी, या तो आपके पास इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो वेरिएबल होंगे या आपके पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, 2 केस बन जाते हैं। तो फिर दोनों केस में हम किस तरह से इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो फिर इस किस्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और केस 2 में हम फिर इस तरह की इक्वेशन देखेंगे कि जिसमें आपके पास जो वेरिएबल हैं वो जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल्स आ जाए, तो फिर जो है हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, व्हेन कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, जब आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, देन yc इज नॉन। ठीक है, yc हमारे पास क्या होगा, नॉन होगा। जाहिर सी बात हमने सीखा हुआ है कि अगर आपके पास जो कोफिशिएंट हैं इस तरह से कोफिशिएंट जब आपके पास कांस्टेंट आ रहे हो, तो इस तरह की इक्वेशन के लिए हम yc जो है फाइंड करना सीख चुके हैं, हम yc किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल जब भी इसका मतलब ये होगा कि yc इज नॉन, इसका मतलब ये होगा कि हमें yc जो है वो फाइंड करना आता है, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये आपने याद रखना है कि जब भी कहीं भी पढ़ो कि yc इज नॉन, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको yc फाइंड करना आता है, वहां पे इक्वेशन में जो कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो yc तो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस तरह इक्वेशन को हमने सोल्व करना पहले भी सीखा हुआ है, जब आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। देन yp, अगर आपके पास कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, yc तो हम फाइंड कर लेंगे। yp किस तरह से फाइंड करेंगे, तो कहता है yp जो है वो इक्वल टू होगा v इंटू yk। yp को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, yp फिर हमारे पास इक्वल टू होगा yp इक्वल टू v इंटू yk। जब आपके पास इस तरह की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही हो, सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, और हमें पता है जनरल सॉल्यूशन में आपके पास आता है yc प्लस yp, ये 2 चीजें हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो yc अगर आपके पास कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट आ रहे हैं तो yc तो हमें फाइंड करना आता है। तो yp कैसे फाइंड करेंगे, yp फाइंड करने के लिए हम yp को इक्वल टू v इंटू yk पुट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे v और y क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं y यहाँ पे क्या होगा, फिर हम v की बात करेंगे। y कहता है वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y जो है आपके पास एक फंक्शन होगा किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, टेकन फ्रॉम yc, जो कि yc से लिया जाएगा। ये बात सुनने वाली है, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सुनना, कि कह रहे हैं कि जब आप y इक्वल टू v इंटू वाई के लोगे तो y हमारे पास क्या होगा, y हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा किसका, x वेरिएबल का, और वो हम कहां से लेंगे, वो हम yc से लेंगे। वो हम कहां से लेंगे, जो yc फाइंड करेंगे वो हम वहां से लेंगे। और कैसे लेंगे, बाय पुटिंग एनी वन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 0। क्या मतलब है स्टूडेंट, देखो देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
और उसका ये हमने वाई सी जो है वो निकाला है, यानी कि वाई सी जो है वो हमारे पास क्या है, हमने ये इस तरह से निकाला है वाई सी इक्वल टू सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। सपोज कर लिया हमारे पास किसी भी ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई सी है। अब यहां से हमने y निकालना है, तो कहता है y आप कैसे निकालते हो, बाय पुटिंग एनी वन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 0। देखो यहां पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, c1 और c2 2 आ रहे हैं। तो कहता है y आप कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों में से किसी एक को इक्वल टू 0 रखकर आप y निकालोगे। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, c1 को इक्वल टू 0 पुट कर लोगे, तो c2 को 1। आपने करना क्या होता है, या तो c1 को इक्वल टू 0 पुट करना है या c2 को इक्वल टू 0 पुट करना है। अगर आप c1 को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो c2 को आपने इक्वल टू 1 पुट करना है। अगर आप c2 को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो फिर आपने c1 को इक्वल टू 1 पुट करना है। तो देखो कहता है क्या होगा कि अगर आपके पास yc होगा तो आप क्या करोगे, c1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे और c2 को इक्वल टू 1 पुट करोगे। तो देखो यहाँ पे जब हम c1 को 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे c2 यहाँ पे 1 रखे तो आपके पास क्या आ जाएगा sin x। कहता वो जो आंसर आपके पास आएगा ये वैल्यूज पुट करने से वो आपके पास क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो कहता अगर आप c1 को इक्वल टू 0 पुट नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करोगे, c1 को इक्वल टू 1 रखो और c2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो देखो जब हम यहाँ पे c2 को इक्वल टू 0 रखेंगे ये वैल्यू खत्म होगी, यहाँ पे c1 की यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा cos आ जाएगा। तो cos आपके पास क्या होगा, y होगा। अगेन देखो जब अपने yp निकालना होगा तो yp को इक्वल टू v y के पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और y हम कैसे निकालेंगे, y जो है हम yc में से निकालेंगे। कैसे, जो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उनमें से किसी एक को इक्वल टू 0 और किसी एक को इक्वल टू 1 रख के तो हम वहां से y निकालेंगे। आप c1 को इक्वल टू 0 भी रख सकते हो, c2 को भी इक्वल टू 0 रख सकते हो। कंडीशन क्या है, a को 0 रखना है, a को 1 रखना है, आपकी मर्जी है। इसको इस तरह से रख लो, इसको इस तरह से रख लो, तो वहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, y होगा। आगे रह गया v हमने किस तरह से फाइंड करना होता है सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा जब हम सोल्व करेंगे। बेसिकली ये डिपेंड करता है जब हमने उसके ऑर्डर को रिड्यूस करना होता है तो वहां से हम v जो है वो निकालते हैं। तो जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका जो ऑर्डर है वो कैसे फाइंड, यानी कि v जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। आगे स्टूडेंट इसका है केस नंबर 2। अभी हमने केस नंबर 1 को डिस्कस किया है जब आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब केस नंबर 2 में जब आपके पास इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। कहता है व्हेन कोफिशिएंट आर वेरिएबल, जब आपके पास जो कोफिशिएंट हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। देन yc इज अननोन, फिर हमें yc का नहीं पता। अननोन का मतलब कि हमें yc का नहीं पता होगा, हम yc कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है सिर्फ ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो उनका हमने yc जो है वो फाइंड करना सीखा हुआ है। हमने ऐसी इक्वेशन का तो yc फाइंड करना सीखा ही नहीं जिनके आपके पास जो क्या है कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो इसका मतलब जब भी आपके पास आ जाए yc इज अननोन तो आपने समझ जाना है कि इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कौन से हैं, वेरिएबल्स हैं, और हमने वो मेथड नहीं सीखा हुआ। तो अगर आपके पास जो कोफिशिएंट हैं वो वेरिएबल आ जाए और yc अननोन हो तो देन फिर आपके पास 4 कंडीशन है जिससे हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और वो 4 कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन स्टूडेंट p प्लस q, और q के साथ हम x को करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर इनको ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाए इक्वल टू 0, देन आपका जो y होगा वो इक्वल टू होगा vx के। अब यहाँ पे p और q क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन से जहां पे नजर आ रहा है, p जो है वो कोफिशिएंट होगा किसका, dy ओवर dx का, और q जो है वो कोफिशिएंट होगा y का। कहता है जब हम q को x के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसको p में ऐड करें, तो ऐड करने से कहता है अगर आंसर 0 आ जाए देन जो y होगा वो इक्वल टू होगा vx के। और v मैंने आपको बताया जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा कि v हमने कैसे फाइंड करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि हम p और q को प्लस करें और प्लस करने के बाद जो आंसर आए उसमें 1 ऐड कर दें, और ऐड करने से आंसर अगर आ जाए 0 तो फिर जो आपके पास y होगा वो इक्वल टू होगा v इंटू e की पावर x के। थर्ड कंडीशन क्या है,
कहता है ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो। क्या मतलब, ए क्या है, ए स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट, ठीक है, वो 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ए आपके पास कोई भी कांस्टेंट है। कहता है इसमें जो भी कांस्टेंट आ रहा है, अगर हम उस कांस्टेंट का क्या करें, स्क्वायर लें, ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर लें और उस कांस्टेंट को p के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको q में ऐड कर दें, और ऐड करने से अगर आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाए, देन आपके पास जो y होगा वो इक्वल टू होगा v इंटू ई की पावर a x के। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन क्या है, कहता है अगर आपके पास क्या हो 1 माइनस पी प्लस क्यू, कि अगर हम इनको q यानी कि 1 माइनस पी करें, 1 में से p को निकालें, जो आंसर है उसको q में ऐड कर दें और ऐड करने से आपके पास जो है वो आंसर आ जाए इक्वल टू 0, देन आपका जो y होगा वो इक्वल टू होगा v इंटू ई की पावर माइनस एक्स के। तो ये स्टूडेंट आपके पास 4 स्टेप थे और 2 केस बन रहे थे किसको सोल्व करने के लिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ये वो मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का, कि आपके पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जिसमें आपके पास जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे, और इस साइड पे जो आपके पास फंक्शन आ रहा है, अब आपके पास वो सीकेंट भी हो सकता है, कोसिकेंट भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है और कोड भी हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर जो है मीन कि आपके पास 2 केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में जब आपके पास क्या नाम है कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होंगे, तो कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल आ रहे हैं, तो फिर y कैसे फाइंड करेंगे, वो ये 4 कंडीशन है जो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है और समझ लेनी है। अब इन्हीं को ही हम स्टूडेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके जो एक्सरसाइज 10.5 है उसमें इन्हीं मेथड को यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।